हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू एडुमेंट एकेडमी। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका आज फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। 27 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है और अब लगभग एडमिट कार्ड भी आने वाला है। ठीक है, तो कुछ अधिनियम हमारे बच गए हैं जिसको अब हम लोग जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसी अधिनियम की कड़ी में हमने अब तक 6 महत्वपूर्ण अधिनियम देखे हुए हैं। उससे कैसे कैसे सवाल आते हैं ये भी हमने डील किया हुआ है। आज हम लोग जो अधिनियम पढ़ने वाले हैं वह है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है, तो बालकों के अधिकारों से संबंधित एक आयोग है जिससे संबंधित एक अधिनियम सन 2005 में पारित किया गया था। इसके कुछ बैकग्राउंड, इसका पृष्ठभूमि देखेंगे और इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, क्या महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं और इसमें राष्ट्रीय आयोग से संबंधित क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या राजकीय आयोग से संबंधित क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डील करेंगे, जैसे वर्तमान में राष्ट्रीय बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, राज्य बाल संरक्षण आयोग जो है उनके अध्यक्षिका का क्या नाम है, और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग डील करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो अगर इसके पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो 20 नवंबर सन 1989, ठीक है, 20 नवंबर सन 1900 माफ कीजिए 79 को बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। ठीक है, बच्चों से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया गया 20 नवंबर 1979। क्या जारी किया गया? तो घोषणा पत्र। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। ठीक है, एक घोषणा पत्र जारी किया गया। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, वो ये कि अगले ही साल सन 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस घोषणा पत्र को क्या कर दिया गया? अपना लिया गया, या आप ऐसा समझें कि पारित कर दिया गया। ठीक, पारित कर दिया गया। अब याद रखें, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा कोई घोषणा पत्र पारित किया जाएगा तो उनसे वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं वो उस घोषणा पत्र पर अमल करें। अब जैसा आप जानते हैं कि भारत जो है शुरुआत से, आजादी के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य रहा है। तो भारत ने सन 1992 में इस घोषणा पत्र में क्या किए? घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये तो कुछ पृष्ठभूमि की बात हो गई कि हम बाल अधिकार संरक्षण तक कैसे पहुंचे। अब देखिए, ये घोषणा आप समझे, बालक अधिकारों के ऊपर उतनी ज्यादा कभी इतिहास में भी देखें तो बात नहीं होती थी। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि भी देखेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि कम उम्र में भी बालकों को युद्ध भूमि में भेज दिया गया लड़ने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे बाल श्रम भी हमने देखा था, तो उसमें भी न्यूनतम जो उम्र तय की गई है काम करने की, लेकिन पहले इन सब अधिकारों के बारे में बात नहीं की जाती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चा जब कम उम्र का होता है तो उसके रिफ्लेक्सेस उतने मजबूत नहीं होते हैं, वो चीजों के ऊपर उतने अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, और ऐसी स्थिति में अगर उसको हैवी लेबर कराया जाए या युद्ध जैसी स्थिति में भेज दिया जाए तो उसके अधिकारों की तो बात नहीं हो पाएगी, और उसके साथ ही साथ में वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने उनके अधिकारों के संरक्षण की बात सबसे पहली बात 20 नवंबर 1989 को की, एक घोषणा पत्र जारी करते हुए, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में उसे पारित किया और 1992 में भारत सरकार ने क्या किया? इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत सरकार ने, है ना, भारत सरकार। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। चलिए, इसी में एक पॉइंट और देखते हैं कि मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों से संबंधित 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 एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। ठीक है, एक दस्तावेज प्रस्तुत किया
देखेंगे इस दस्तावेज में किस संबंध में बात की गई थी। इस दस्तावेज का नाम था बालकों के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त विश्व, है ना, बालकों के लिए उपयुक्त विश्व। यहां तक क्लियर हुआ, बालकों के लिए उपयुक्त विश्व। याद रखें इस दस्तावेज में ये चीजें बताई गई थी कि जो भी सरकारें होंगी, है ना, जो भी सरकारें होंगी उनको बालक संरक्षण के क्षेत्र में किन लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए या किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। बालक अधिकार या बालक अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में क्या लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, या फिर बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या मानक होने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में किसमें बात किया गया। तो बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक एक दस्तावेज जो मई 2002 में जारी हुआ, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो याद रखें इसी दस्तावेज में एक बात और कही गई थी, वो बात यह है, इसी दस्तावेज में एक बात कही गई कि जो भी सदस्य देश होंगे, जो भी सदस्य देश होंगे उनको अपने देश के अंदर बालकों के अधिकार के संरक्षण हेतु एक आयोग का गठन करना चाहिए। क्या चीज का गठन करना चाहिए, एक आयोग का गठन करना चाहिए, इसी दस्तावेज में बात कही गई। अब क्योंकि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश है, तो वो इस दस्तावेज में कही गई बातों को मानेगा, ठीक है, कही गई बातों को मानेगा। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे, इसी कड़ी में देखेंगे कि सन 2005 में भारत सरकार ने, या फिर आप कहें कि भारतीय संसद ने, है ना, भारतीय संसद ने सन 2005 में भारतीय संसद ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया, ठीक है, अधिनियम पारित किया। अब ये पारित करने के बाद आप देखेंगे कि लागू देश भर में कब हुआ, तो याद रखेंगे इसके लागू होने की जो तिथि है वो है 20 जनवरी 2006। ये लागू कब हुआ, तो 20 जनवरी 2006 को। क्लियर है। तो यही सारी चीजें जो है आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के रूप में बताई गई। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, इस बैकग्राउंड के बाद और क्या चीजें हमको देखनी है। तो अब आप समझ गए कि ये जो पूरा आपका अधिनियम है जो अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये 2005 में ही क्यों आया और इसके लागू होने की जो तिथि थी वो 20 जनवरी 2006 ही क्यों थी। क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसको देखेंगे। अब देखते हैं कि ये जो आपका अधिनियम है इसमें कुल कितने अध्याय हैं या कुल कितनी धाराएं हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो आपका अधिनियम है इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। ये अधिनियम जो है वो है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो क्योंकि 2005 में ये अधिनियम जो है पारित हुआ है और लागू ये 2006 में हुआ है ना। लागू होने की तिथि हमने देखा कि लागू कब हुआ, तो 20 जनवरी 2006। तो अगर आपसे पूछता है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम भारत के गणतंत्रता के कौन से वर्ष में लागू हुआ, तो गणतंत्रता के, याद रखेंगे, गणतंत्रता के 57वें वर्ष, गणतंत्रता के 57वें वर्ष में। क्लियर है। इस अधिनियम की बात करें तो इसमें अध्यायों की कुल संख्या 7, अध्याय कितने हैं, 7। और अगर धाराओं की बात करेंगे, धारा, तो धारा है 37, सेक्शंस 37 एंड चैप्टर्स आर 7। चलिए देखते हैं एक एक करके अध्याय ये कौन कौन से हैं। क्लियर है। अध्यायों को देखेंगे एक एक करके कौन कौन से अध्याय इसमें दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें अध्याय 1 के बारे में, अध्याय 1, तो अध्याय 1 जो है वो है प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है। अध्याय 2 अगर देखेंगे, अध्याय 2, तो इसमें बात कही गई है राष्ट्रीय
बालक अधिकार आयोग की, ठीक है, राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग की। अध्याय 3 को फिलहाल छोड़ते हैं और अध्याय 4 में चलते हैं। अध्याय 3 भी आपको समझ में आ जाएगा। अध्याय 4 पहले देखते हैं। अध्याय 4 में जो बात कही गई है वो है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, क्लियर है अध्याय 4। अध्याय 3 में देखेंगे तो इन्हीं दोनों आयोगों के यानी कि राष्ट्रीय एवं राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य, शक्ति एवं कर्तव्य इसमें बताए गए। तो देखिए अध्याय 1 प्रारंभिक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक में वही सारी बातें होंगी। इसका बेसिक परिचय जो अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं, इन सारी चीजों को आप प्रारंभिक में ही शामिल कर सकते हैं। अध्याय 2 देखेंगे तो ये राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग है। अध्याय 4 अगर देखें तो राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है। और अध्याय 3 अगर हम देखेंगे तो इन्हीं दो आयोग, राष्ट्रीय और राज्य बालक आयोग के कार्य, शक्ति और कर्तव्य के बारे में अध्याय 4 में बताया गया है। आगे अगर बढ़ें और अध्याय 5 को अगर देखें, अध्याय 5, तो अध्याय 5 जो है बालक न्यायालय की बात करता है, चाइल्ड कोर्ट की बात करता है, ठीक है, बालक न्यायालय, चाइल्ड कोर्ट। अब अध्याय 6 और अध्याय 7 हमारे लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बेसिक परिचय बता देता हूं कि अध्याय 6 और 7 में क्या बातें कही गई हैं। आप देखेंगे अगर अध्याय 6 को, तो अध्याय 6 में जो है अकाउंट्स, लेखा एवं सम परीक्षा के बारे में बताया गया है। और अध्याय 7 जो है वो है प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, विविध, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि मुख्य तौर पे हमको अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक जो चीजें दी गई हैं वही हमको देखनी है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक। अध्याय 6 और अध्याय 7 हमारे लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रारंभिक को हम लोग यहीं पर डील कर लेते हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक दिया गया है और याद रखें इसमें 2 धाराएं दी गई हैं, धारा 1 और धारा 2। अगर हम लोग बात करें धारा 1 की, तो याद रखें धारा 1 कहता है, आप लोग जो पढ़ते आए हैं धारा 1 के बारे में हमेशा से आप लोग जान रही है, किस बारे में बात करता है, तो संक्षिप्त नाम विस्तार, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं लागू होने की तिथि, ठीक है। तो याद रखें संक्षिप्त नाम तो हमने देख लिया, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। विस्तार को अगर देखें तो विस्तार को हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, परंतु जब 2006 में लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में इसका विस्तार था, क्योंकि उस समय आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम वहां तभी लागू होता था जब वहां की विधानसभा से परमिशन मिल जाती थी, ठीक है। कई बार वहां की विधानसभा उसी अधिनियम को लागू करती थी, परंतु कुछ छोटे मोटे परिवर्तन के साथ लागू करती थी, जैसे कि उसके नाम में परिवर्तन कर दिए, कुछ एक दो क्लॉजेज में परिवर्तन कर दिए, इसलिए वो अलग नाम से भी वहां पे लागू होती थी। तो याद रखेंगे जब शुरुआत में लागू हुआ 2006 में तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू है और लागू होने की तिथि भी हमने देख लिया है, वो है आपका 20 जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006, क्लियर है। तो ये था धारा 1। धारा 2 में अगर बात करें तो धारा 2 जो है कई सारे परिभाषाओं की बात करता है, अलग अलग बातों की परिभाषा इसमें दी गई है, वो फिलहाल इस अधिनियम के हिसाब से हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें आगे बढ़ें। अब हम लोग देखना शुरू करेंगे आपका अध्याय 2। अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2, अध्याय 2 जो है जैसा कि हम जानते हैं अध्याय 2 में बात की गई है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण
आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। एक बात बहुत डिटेल में याद रखें, ये बातें जो है धारा 2 अध्याय 2 के धारा 3 में कही गई, अध्याय 2 के धारा 3 में ये बातें कही गई हैं, तो इसको भूलना नहीं है अपने को। कौन सी धारा में ये बातें कही गई हैं? तो धारा 3 में। क्लियर है? धारा 3 में। चलिए, तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसका गठन कौन करेगा? अब राष्ट्रीय स्तर पे है तो गठन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार। राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए इसका गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। इसके संरचना की अगर बात करें, कितने सदस्यों वाला ये आयोग होता है राष्ट्रीय स्तर पे, तो टोटल होते हैं इसमें 7 सदस्य, है ना। टोटल होते हैं कितने? 7 सदस्य। इसमें याद रखें, एक होंगे आपके अध्यक्ष, एक होंगे क्या? अध्यक्ष, और 6 होंगे अन्य सदस्य, 6 होंगे अन्य सदस्य। यहां तक क्लियर है? याद रखें, इन 6 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, 2 महिलाएं आवश्यक, क्योंकि बच्चों का मामला है, सेंसिटिव मामला, इसलिए इन 6 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अति आवश्यक है। तो इस संरचना में अगर हम देखें तो कुल 7 सदस्यों वाली यह संरचना है। एक अध्यक्ष होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं, 6 अन्य सदस्यों में 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। क्लियर है? अध्यक्ष और जो आपके सदस्य हैं, ये अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता लगती है, या फिर इस आयोग में सदस्य बनने हेतु क्या योग्यता लगती है, इसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। अध्यक्ष हेतु योग्यता की अगर बात करें, अध्यक्ष हेतु योग्यता क्या लगेगी? ठीक है, तो याद रखें, इसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे जिसे बाल, या फिर ये एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बाल अधिकार के क्षेत्र में या तो ज्ञाता हो या फिर विख्यात, काफी उन्होंने काम किया हो उस फील्ड में, तो उस व्यक्ति को केंद्र सरकार क्या नियुक्त कर सकती है? तो अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट अगर देखें कि सदस्य बनने हेतु जो सदस्यता है, तो सदस्य बनने हेतु क्या योग्यता चाहिए? तो सदस्य बनने के लिए जो योग्यता आवश्यक है उसको अगर देखें तो याद रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसने, या फिर ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, या बालकों के कानून का जानकार हो, बालकों के कानून का जानकार हो। तो ये तो हो गई भाई योग्यता, ये क्या हो गई? योग्यता। ठीक है, उम्मीद करता हूं अध्यक्ष के लिए क्या योग्यताएं हैं और सदस्य हेतु क्या योग्यताएं हैं आपको अभी तक समझ में आया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि भाई इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि भाई जो राष्ट्रीय आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो केंद्र सरकार। अब नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्ति भी याद रखेंगे कि केंद्र सरकार ही करेगी। इन सदस्यों की और इन अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करने का काम जो है वो केंद्र सरकार का ही होगा। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं करती है। केंद्र सरकार एक चयन समिति के अनुशंसा पर यह नियुक्ति करती है। किसकी अनुशंसा पर? तो चयन समिति की अनुशंसा पर, चयन समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, इसे याद रखें, इसे भूलना नहीं है। चयन समिति की अनुशंसा पर याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चयन समिति। चयन समिति के बारे में 2-3 चीजें याद रखेंगे कि चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो चयन समिति में होते हैं आपके, चयन समिति में होंगे कुल 3 सदस्य। चयन समिति में होंगे 3 सदस्य। इस चयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो याद रखें,
WCD मिनिस्टर जो होती हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर केंद्र में, है ना, आप समझें इसको, जो अध्यक्ष होंगी वो होंगी महिला केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन होंगी भाई इस चयन समिति की, अगर आप गैस कर पाए तो याद रखें स्मृति ईरानी जी, ठीक है, स्मृति ईरानी जी। तो इस चयन समिति की अनुशंसा पर ही केंद्र सरकार इन सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, ठीक है। हम देख रहे थे कि अध्याय 2 में, अध्याय 2 जो है, अध्याय 2 में हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आयोग के बारे में। इसमें हमने देखा गठन कौन करता है, केंद्र सरकार। कुल सदस्य कितने होते हैं, 7। अध्यक्ष एक होंगे, 6 अन्य सदस्य होंगे। इन 6 अन्य सदस्यों में जो है 2 महिलाओं का होना आवश्यक है ना। इसके बाद हमने देखा कि अध्यक्ष हेतु योग्यता क्या होती है, तो इसे बाल अधिकार के क्षेत्र में ज्ञाता या विख्यात होना चाहिए। जबकि सदस्य हेतु योग्यता हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मनोविज्ञान या फिर बालकों के कानून संबंधित ज्ञान या फिर समाज शास्त्र के क्षेत्र का जानकार हो, तो उसे हम सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्ति का कार्य कौन करता है, तो याद रखेंगे नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति करने का काम कर रहा है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार किसकी अनुशंसा पर यह नियुक्ति करती है, तो याद रखें चयन समिति की अनुशंसा पर ही ये नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के बाद अगर हम देखें कार्यकाल कि ये जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो इसे भी ध्यान देंगे, सरल है, कठिन नहीं है। कार्यकाल या फिर इसी को कई जगह पदावधि लिख करके भी आता है, कितने समय तक जो है वो पदावधि या पद को धारण करते हैं। तो याद रखेंगे जो अध्यक्ष हैं आपके अध्यक्ष ये या तो 65 वर्ष तक पद धारण करेंगे या फिर 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, दोनों में से जो जल्दी हो जाए, दोनों में से जो जल्दी हो, दोनों में से जो जल्दी हो। जबकि सदस्यों की अगर हम बात करेंगे, सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्य लोग जो हैं आपके 60 वर्ष तक, है ना, 60 वर्ष तक पद धारण करेंगे या फिर 3 वर्ष तक पद धारण करेंगे, दोनों में से जो जल्दी हो या दोनों में से जो पूर्व में हो जाए। क्लियर है? ठीक, तो ये कार्यकाल था अध्यक्ष और सदस्यों का। याद रखें कार्यकाल जो आप देख पा रहे हैं 65 वर्ष या 3 वर्ष, ये क्या होता है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए 65 वर्ष का मतलब होता है अगर अध्यक्ष महोदय 65 साल के हो गए, मान लो वो 62 साल आपके 63 साल में नियुक्त हुए थे या 64 साल में नियुक्त हुए थे अध्यक्ष के रूप में, अब वो 65 के हो गए तो 65 में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी नियुक्ति मान लो ये 55 साल के ही है और ये अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, तो ये सिर्फ 3 साल ही काम करेंगे, भले 55 + 3 58 साल हो जाएगा और ये 3 साल जब हो जाएगा तो ये फिर रिटायर कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 65 वर्ष ये अपर एज लिमिट है और 3 वर्ष जो है इनका कार्यकाल है। ठीक, इसी प्रकार जो है सदस्यों का भी आपने कार्यकाल देखा 60 वर्ष या फिर 3 वर्ष। क्लियर है? क्या इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, दोबारा इनको नियुक्त किया जा सकता है क्या? तो याद रखेंगे पुनः नियुक्ति जो है हो सकती है ना, पुनः नियुक्ति हो सकती है। तो कितनी बार? तो 2 बार पुनः नियुक्ति हो सकती है। तो कितनी बार? तो 2 बार। क्लियर है? तो ये था पूरा आपका राष्ट्रीय आयोग। यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। इसको थोड़ा सा और इसमें क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं अगर देखें तो ये जो नियुक्ति है, नियुक्ति जैसे हमने देखा कि ये पूरा अध्याय 2 और धारा 3 में ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अध्याय 2 और धारा 3 में इसमें देखेंगे जो नियुक्ति की बात जो कही गई थी कि नियुक्ति केंद्र सरकार करती है चयन समिति की अनुशंसा पर, ये नियुक्ति वाली जो बात है ये आपके धारा 4 में बताई गई। ठीक है, धारा 4 में बताई गई है। कार्यकाल की जो बात है ये धारा 5 में बताई गई है, धारा 5 में बताई गई। ठीक, तो ये धारा 4, धारा 5, धारा 3, धारा 4, धारा 5 भी याद रखें। धारा 1 पता है, धारा 2 परिभाषा है, धारा 3 राष्ट्रीय आयोग है, धारा 4 में सदस्यों की नियुक्ति और धारा 5 में जो है वो उनके कार्यकाल की बात कही गई है। धारा 6, 7 भी इन्हीं राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, बट उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा अध्याय 2 और उसके अंतर्गत धारा 3 समाप्त होता है, जिसमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की बात कही गई थी। उसी में जो नियुक्ति वाली बात है वो धारा 4 में कही गई है, कार्यकाल वाली बात धारा 5 में कही गई है।
अगर आपको ये धारा वाला सेक्शन याद नहीं भी होता है तो कम से कम जो राष्ट्रीय आयोग से संबंधित मुख्य बातें मैंने बताई हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अध्याय 1 हमारा हो गया, अध्याय 2 हमारा हो गया। अब अध्याय 3 को करने से पहले हम अध्याय 4 को पहले करेंगे। क्लियर है? अध्याय 4 को हम पहले करेंगे। क्लियर? तो अध्याय 4 में अगर हम देखें, अध्याय 4, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, अध्याय 4 जो है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की बात करता है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग की बात करता है। अगर आपने अभी राष्ट्रीय आयोग को डिटेल में पढ़ा है तो ये आपको बिल्कुल सेम लगेगा। देखो, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, क्लियर है? अध्याय 4, और ये कौन से धारा में बताया गया, तो ये याद रखेंगे, ये धारा 17 में बताया गया है। धारा 17, सेक्शन 17। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे कि राष्ट्रीय बालक आयोग का गठन कौन कर रहा था? केंद्र सरकार। तो इनका गठन कौन करेगी? क्योंकि ये राज्य आयोग है तो इसका गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। संरचना की बात करें, संरचना में हमने देखा वहां पे कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। और उसमें हमने देखा था कि एक अध्यक्ष होंगे, तो यहाँ पे भी एक अध्यक्ष होंगे, प्लस हमने देखा था कि 6 अन्य सदस्य होंगे, तो यहाँ पे भी 6 अन्य सदस्य होंगे। इन 6 अन्य सदस्यों में से हमने देखा था कि 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, तो यहाँ पे भी 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। सेम टू सेम है। चलो, अब अगर देखें कि अध्यक्ष पद हेतु योग्यता की बात की गई थी, तो अध्यक्ष का योग्यता की बात अगर करें तो यहाँ पे भी एकदम हूबहू वही योग्यता है जो राष्ट्रीय आयोग के लिए है। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इस व्यक्ति को जो है बाल अधिकार के क्षेत्र में ज्ञाता होना चाहिए, या इस क्षेत्र में इसे क्या होना चाहिए? विख्यात होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार हमने सदस्यों के भी योग्यता की बात की। सदस्यों के योग्यता की बात हमने की थी, तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर बाल मनोविज्ञान हो गया, है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य आपका बाल मनोविज्ञान हो गया, या फिर आपने देखा समाज शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, या फिर आपने देखा कि बालक कानून का जानकार होगा, उसे हम क्या करेंगे? सदस्य के रूप में नियुक्त करेंगे। क्लियर है? अच्छा, नियुक्ति कौन करेगा भाई? नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति वहां पे कौन कर रहा था? केंद्र सरकार। यहाँ पे कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे कौन करेगा? राज्य सरकार। वहां पे नियुक्ति करने का काम किसका था? केंद्र सरकार का। यहाँ नियुक्ति करने का काम किसका होगा? राज्य सरकार का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, याद करें, केंद्र सरकार खुद की मर्जी से नियुक्ति नहीं कर रही थी, राज्य सरकार, उसी प्रकार राज्य सरकार भी खुद की मर्जी से नियुक्ति नहीं करेगी। राज्य सरकार जो है एक चयन समिति की अनुशंसा पर ही नियुक्ति करेगी, चयन समिति के अनुशंसा पर। ठीक, याद करें, हमने देखा था चयन समिति कितने सदस्यों वाली होगी? तो 3 सदस्यों वाली। तो यहाँ पे भी चयन समिति कितने सदस्यों वाली होगी? तो 3 सदस्यों वाली। याद करें, इस चयन समिति के अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी वो इसकी अध्यक्ष होंगी, और उनका नाम भी हमने देखा था, श्रीमती स्मृति ईरानी जी। तो यहाँ पे याद रखें, चयन समिति की जो अध्यक्ष होंगी वो राज्य की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी, है ना? जिस भी राज्य में ये राज्य आयोग गठन होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में गठित होता है, तो यहाँ की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी, है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्री, वही क्या होंगी? इसकी अध्यक्ष होंगी। और छत्तीसगढ़ में कौन है? तो याद रखें, अनिला भेड़िया जी, अनिला भेड़िया जी। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। और हमने क्या देखा था भाई? कार्यकाल भी देखा था। तो कार्यकाल भी बिल्कुल सेम है। कार्यकाल कितना? अध्यक्ष का 65 वर्ष या 3 वर्ष, और सदस्यों का 60 वर्ष या 3 वर्ष। तो हमने देखा, देखो, कंपेयर करके पढ़ा कि अध्याय 3, अध्याय 2 और अध्याय 4, जिस अध्याय 2 में राष्ट्रीय आयोग, अध्याय 4 में राजकीय आयोग, दोनों बिल्कुल हुबहू है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 3। याद कीजिए, अध्याय 3 में हमने देखा था अध्याय 3 में हमने यहाँ पे देखा था राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य बालक आयोग के कार्य, शक्ति एवं कर्तव्य के बारे में, है ना?
राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के कार्य, शक्ति एवं कर्तव्य के बारे में हमने देखा था, तो अब उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या बातें मुख्य तौर पर आएंगी। अध्याय 3। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं। जैसे ये राज्य आयोग है जिसमें धारा 17 में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की बात कही गई है, तो जो नियुक्ति की बात है ये धारा 18 में कही गई है। नियुक्ति की बात धारा 18 में सीक्वेंस में ही है। जैसे वहां पे हमने देखा धारा 3, धारा 4, धारा 5। धारा 3 में राष्ट्रीय आयोग, धारा 4 में उनके सदस्यों की नियुक्ति, धारा 5 में देखा था हमने कार्यकाल। उसी प्रकार यहाँ धारा 17 में क्या है, तो राज्य आयोग की बात कही गई है। धारा 18 में सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई है और धारा 19 जो है 19 इसमें सदस्यों के और अध्यक्ष के कार्यकाल की बात कही गई है। क्लियर? तो इसको थोड़ा रिलेट करके याद रखेंगे। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय 3। अध्याय 3। अध्याय 3 क्या कहता है? जो राष्ट्रीय आयोग होगा, राष्ट्रीय और राज्य, राष्ट्रीय और आपके राज्य का जो आयोग होगा, राष्ट्रीय आयोग और राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग, तो इन दोनों के कार्य, शक्ति और कर्तव्य, कार्य, शक्ति और कर्तव्य की बात यहाँ पे कही गई है। तो देखते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं या क्या शक्तियां हैं या क्या इनके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो धारा 3 याद रखें। मुख्य तौर पर धारा 3 में ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो बताया गया है आपके, सॉरी, ये अध्याय 3 में ये सारी बातें बताई गई है धारा 13 में। धारा 13 में, तो इसको भूलना नहीं है भाई। धारा 13 में बातें बताई गई। ठीक, अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 13 में आयोग के कार्य, शक्ति और कर्तव्य की बात कही गई है। तो क्या क्या कार्य होते हैं इसको एक एक करके समझते हैं। तो कुल मिला के हमको इसमें 6 कार्य देखने हैं, 6 कार्य समझने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं अभी आयोग के कार्य, शक्ति एवं कर्तव्य। तो देखते हैं सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला जो उनका कार्य होता है वो होता है जांच करने का। किस चीज का? जांच करने का। किस चीज का जांच करने का? तो बालक अधिकार के जो उल्लंघन के मामले आते हैं, है ना, बालक अधिकार के उल्लंघन के अगर मामले आएंगे, है ना, उल्लंघन के मामलों की जांच। ठीक, बालक अधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच। जांच कैसे करेंगे ये? तो याद रखें, जांच 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो खुद ही संज्ञान ले लेंगे, जिसको आप सुमोटो बोलते हैं, आपका स्वविवेक से बोलते हो, तो खुद संज्ञान लेकर के भी ये जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनके पास याचना की जाए, शिकायत की जाए, तो भी ये बालक अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच कर सकते हैं। संज्ञान लेना क्या होता है? जैसे आपने मणिपुर वाली घटना देखा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, है ना, फिर बाद में कार्यवाही में तेजी आई, तो उसको बोलते हैं संज्ञान लेना। जबकि याचना है या फिर शिकायत करना, मतलब पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित कोई व्यक्ति स्वयं जाकर के शिकायत करता है, वो याचना या शिकायत करना होता है। तो पहला जो कार्य है या पहला जो अधिकार है उसको हम बोलते हैं जांच करना। क्लियर है? जांच करना। दूसरा कार्य अगर हम देखें तो दूसरा जो कार्य होगा वो है निरीक्षण करने का। पहला तो हमने देख लिया जांच करने का, दूसरा जो कार्य होगा वो है निरीक्षण करने का। निरीक्षण करना मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। आप देखेंगे कि कभी कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो बोलते हैं कि साहब इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, है ना, निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जो राज्य और राष्ट्रीय आयोग है ये किस प्रकार का निरीक्षण करते हैं, तो इसको देखते हैं। याद रखें, देखिए निरीक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं। निरीक्षण की अगर हम बात करेंगे तो निरीक्षण ये ऐसे जगहों की करते हैं जहां पे बालकों को रखा जाता है। निरीक्षण कैसी जगह की करेंगे? ऐसी जगह की जहां पे बालकों को रखा जाता है। अब बालकों को कैसी जगह पे रखा जाता है? तो बालकों को भाई आप देखेंगे छात्रावास में रखा जाता है, या फिर आप देखें आश्रमों में रखा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जो बाल सुधार गृह होता है वहां रखा जाता है, या फिर बालकों का जो जेल होता है वहां रखा जाता है। तो यही होता है आपका निरीक्षण का कार्य। ठीक है, दूसरा जो कार्य है वो क्या है? निरीक्षण। ठीक है, दूसरा जो कार्य है वो है निरीक्षण। तो कैसे जगहों का निरीक्षण? जहां बालकों को रखा जाता है। ठीक, जहां बालकों को रखा जाता है। अब कैसे जगह हो सकते हैं? जैसे कि छात्रावास,
सुधार गृह, आश्रम आदि। ठीक, सुधार गृह, आश्रम आदि। तो ये हो गया निरीक्षण। तीसरा कार्य देखेंगे, तीसरा जो कार्य है वो है आपका अध्ययन करने का कार्य, स्टडी करने का कार्य। तो ये क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। अध्ययन किस चीजों का, किन चीजों का किया जाता है इनके द्वारा। तो याद रखेंगे जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होंगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज होंगी, जो बालक अधिकारों से संबंधित होंगी, ठीक है, बालक अधिकारों से संबंधित कोई अंतरराष्ट्रीय संधि होगी, या फिर किसी देश ने कोई विशेष अधिकार या कोई विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान किया होगा बालकों के लिए, तो ऐसे स्टडीज को या ऐसे ट्रीटीज को, ऐसे संधियों को स्टडी करके उसे भारत में भी क्या अप्लाई किया जा सकता है, इस संबंध में भारत सरकार को सलाह देने का भी मुख्य कार्य होता है इनका। इसलिए वो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संधियों के ऊपर क्या करते हैं, अध्ययन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संधियों का, है ना, किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संधियों का। ठीक, या फिर इसी को कई बार अंतरराष्ट्रीय लिखत भी बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय लिखत। तो अंतरराष्ट्रीय संधि और अंतरराष्ट्रीय लिखतों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो एक काम हो गया आपका जांच करने का, दूसरा काम हो गया आपका निरीक्षण करने का, तीसरा काम हो गया आपका अध्ययन करने का। अब देखेंगे हम लोग चौथा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है इन लोगों का। तो चौथा जो कार्य होता है वो है अनुसंधान करने का। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब आप कह सकते हैं रिसर्च करने का कार्य होता है। चौथा कार्य जो देखेंगे वो है रिसर्च करने का कार्य, जिसको आप बोलते हैं अनुसंधान। तो शुरू के दो तो बहुत ही आसान थे, जांच करना, निरीक्षण करना, जांच करना, निरीक्षण करना। फिर दो और कार्य हैं, वो अ से आते हैं, अ से अध्ययन और अ से अनुसंधान, अ से अध्ययन और अ से अनुसंधान, अ से अध्ययन और अ से अनुसंधान। अध्ययन हमने देखा अंतरराष्ट्रीय संधि और लिखतों का अध्ययन करेंगे, और अनुसंधान किस बारे में करेंगे, तो बालक अधिकारों के ऊपर अनुसंधान ये लगातार करते रहते हैं, बालक अधिकारों के ऊपर, है ना, बालक अधिकारों के ऊपर अनुसंधान। ठीक, कैसा अनुसंधान, अरे भाई ये देखना होगा ना कि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, जिस तरीके से बच्चों का ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है, जिस तरीके से उनको एक्सपोजर मिल रहा है, या जिस तरीके से हमारा सोसाइटी पूरी तरीके से बदल रहा है, कार्यशैली लोगों की बदल रही है, नए नए प्रकार के समाज में बिजनेस आ रहे हैं, नए नए प्रकार के क्राइम्स आ रहे हैं। तो इसमें हमको ये देखना होगा कि वर्तमान परिदृश्य में बालकों को और किस प्रकार के जो आपके अधिकार दिए जा सकते हैं, या फिर उनके किस प्रकार से अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस बारे में अनुसंधान करना और सरकार को सलाह देना, ये इसलिए बालक अधिकारों पर ये क्या करते हैं, अनुसंधान का कार्य भी करते हैं। अब अगली कड़ी देखेंगे वो है पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन का मतलब होता है रिव्यू करना। तो रिव्यू किस चीज का, मान लो बालक अधिकार से संबंधित देश में कोई कानून चल रहा है, तो कानून का क्या करेंगे ये लोग, रिव्यू करेंगे समय समय पर, ये बताएंगे कि क्या कानून ठीक चल रहा है या कानून में और किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्विलोकन कहते हैं। पुनर्विलोकन के बाद अगला जो इनका कार्य है उसको भी याद रखें, वो है जागरूकता लाने का कार्य। किस चीज का कार्य, तो जागरूकता लाने का कार्य। तो जागरूकता किस प्रकार का लाएंगे ये, तो याद रखेंगे समाज में जो है बालक अधिकारों, या फिर समाज को जो है बालकों के अधिकार से संबंधित जागरूक करने का कार्य भी इनका होता है। किस तरीके से जागरूक करेंगे, तो भाई रैलियां निकालेंगे, पोस्टर्स चिपकाएंगे, टीवी और रेडियो और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे कि भाई ये बालकों के अधिकार हैं, ऐसा करने से बालकों के अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो अगला जो आपका इनका कार्य है इसे याद रखें, वो है क्या, जागरूकता। ठीक है, जागरूकता। और किस प्रकार का जागरूकता, तो समाज को जो है, समाज को बालक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बालक अधिकारों के प्रति, बालक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक, तो ये है जागरूकता का कार्य। तो ये सारे जो हैं आप देखें, ये धारा 13 में, अध्याय 3 में, धारा 13 में राष्ट्रीय और राज्य आयोग के कार्य एवं कर्तव्य थे, जिसको हमने डिटेल में देखा। 6 कार्य हैं, जांच करना, निरीक्षण करना, अध्ययन करना, इसके बाद हमने देखा अनुसंधान करना, पुनर्विलोकन और जागरूकता। इसको प्लीज अच्छे से याद रखें, इधर वाला सेक्शन याद उतना नहीं भी हो, लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया धारा 13 अध्याय
3 के तहत। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 3 के तहत ही धारा 14, अध्याय 3 के तहत ही हम लोग देख लेंगे धारा 14। धारा 14 में बताया गया है कि कब जब आपका जो ये आयोग, धारा 14 में बताया गया जब ये आयोग जो है किसी चीज की जांच करता है, जो हमने देखा ना कार्यों में पहला चीज था जांच, तो जांच करने के दौरान उसे किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो इसको एक विशेष तौर पे हम देख रहे हैं धारा 14 को। धारा 14 ये क्या कहता है, आयोग की जांच संबंधी शक्ति, जांच संबंधी शक्तियां या शक्ति, ठीक है। तो याद रखें जब कोई आयोग है ना, जब कोई आयोग बालक अधिकारों के संबंध में जांच करता है, बालक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में जांच करता है, ठीक, बालक अधिकार उल्लंघन के मामले में जांच करता है, क्या करता है, जांच करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी, ऐसी स्थिति में उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, जो एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं कैसी शक्तियां भाई। तो जैसे कि आप देखेंगे सबूतों का प्रस्तुतिकरण, सबूत का प्रस्तुतिकरण, सबूत का प्रस्तुतिकरण, किसी व्यक्ति को समन भेजना, व्यक्ति को समन भेजना आदि, ये क्या होता है ये दोनों चीज मैं समझाता हूं। जैसे आप देखेंगे न्यायालय में, कोर्ट में जज साहब बोलते हैं कि इस मामले में सबूत प्रस्तुत करें, तो इसी प्रकार धारा 14 जो है आयोग को जब वो कोई जांच करती होती है बालक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, तो उसे ये अधिकार प्रदान करता है कि भाई वो किसी को डायरेक्ट कर सके। मान लो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, तो जो आपका आयोग है वो पुलिस को ये डायरेक्ट करेगा, ये आदेशित करेगा कि भाई आप सबूत का क्या करें, प्रस्तुतिकरण करें आयोग के सामने। इसी प्रकार और बोल सकता है कि किसी व्यक्ति को समन भेजना, किसी व्यक्ति को समन भेज करके आयोग के सामने प्रस्तुत होने के लिए भी आदेशित किया जा सकता है। तो ये सारी शक्तियां धारा 14 में आयोग को दी जाती हैं। तो इस प्रकार से धारा अध्याय 3 में भी यही दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपका धारा 13, धारा 14, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब तक हमने राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और दोनों आयोगों के कार्य एवं शक्ति, ये सारी चीजें देख ली हैं। अभी हम एक महत्वपूर्ण चीज और देखने वाले हैं, वो ये है कि जो राज्य आयोग है और राष्ट्रीय आयोग है, ये क्या कोई रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं, तो उसको देखते हैं, आइए। हाँ, तो ये दोनों जो है ये रिपोर्ट बिल्कुल सबमिट करेंगे। इसको देख लेते हैं किस प्रकार का रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं। तो याद रखें जो राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, यह धारा 16 के तहत अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, धारा 16 के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कौन सी धारा के तहत, तो धारा 16 के तहत, ठीक है। वो उसी प्रकार अगर हम राज्य आयोग की बात करेंगे तो याद रखेंगे इनके बारे में, राज्य आयोग जो है धारा 23 के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखते हैं ये दोनों अपनी रिपोर्ट कहां कहां प्रस्तुत करते हैं। तो राष्ट्रीय आयोग जाहिर सी बात है अपना रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी, परंतु एक बात याद रखेंगे, राष्ट्रीय आयोग के पास जो है राज्य से संबंधित मामले भी जाते हैं। कैसे अगर समझें, तो जैसे आपने देखा कि मान लो कोई महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, अभी अभी मणिपुर के ही इंसिडेंट्स का अगर हम एग्जांपल लें, तो क्यों ये घटना घटी थी मणिपुर, परंतु इसका संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, श्रीमती रेखा शर्मा। तो ये घटना तो किसी राज्य में घटी, परंतु इसका संज्ञान राष्ट्रीय आयोग ने भी लिया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो राष्ट्रीय आयोग होंगे ये राष्ट्रीय स्तर के मामले तो उठाएंगे ही, साथ ही साथ में राज्य स्तर के भी जो मामले होते हैं उनका भी संज्ञान ये लेने का काम करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे भी जो राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग है वो क्या करेगा, एक तो वो राष्ट्रीय स्तर के मामले को भी संज्ञान में लेगा, है ना। अगर राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं तो इसके संबंध में वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर देगा, केंद्र सरकार को, ठीक है, केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार इस रिपोर्ट का क्या करेगी? केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखेगी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखेगी। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब देखेंगे, अगर राष्ट्रीय आयोग ने किसी राज्य के मामले का संज्ञान लिया है या राज्य का मामला राष्ट्रीय आयोग में पहुंचा है, तो राज्य के मामले में अगर हम देखें, तो अगर राज्य का मामला है तो इस मामले में ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर देंगे भाई? तो राज्य सरकार को, है ना, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को वापस कहाँ रख देगी? तो विधानसभा या विधान परिषद में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं राज्य आयोग क्या कार्य करेगा धारा 23 के तहत, या अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? तो राज्य आयोग जाहिर सी बात है राज्य सरकार को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, राज्य सरकार को। और जैसा कि हम जानते हैं राज्य सरकार इस रिपोर्ट को कहाँ रख देगी? विधानसभा और विधान परिषद में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। देखते हैं इनके जो रिपोर्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके रिपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। एक होता है जिसे हम वार्षिक रिपोर्ट बोलते हैं, ईयरली रिपोर्ट, और दूसरा होता है जिसे हम विशेष रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्ट के प्रकार, ये दोनों जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट कितने प्रकार के होंगे? तो एक होता है वार्षिक रिपोर्ट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वार्षिक रिपोर्ट मतलब साल भर के कार्य का लेखा जोखा जब एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? वार्षिक रिपोर्ट। साल भर के कार्य का लेखा जोखा। ठीक है। दूसरा अगर देखें जिसे हम कह रहे हैं विशेष रिपोर्ट, ये कुछ नहीं है, प्रत्येक कार्य का रिपोर्ट बनाना ही विशेष रिपोर्ट कहलाता है। हर एक घटना का एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, तो प्रत्येक कार्य का अगर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा जो तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष रिपोर्ट। तो ये दो रिपोर्ट के प्रकार होते हैं। रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग धारा 16 के तहत और राज्य आयोग जो है धारा 23 के तहत प्रस्तुत करती है। क्लियर है? चलिए अब अगले अध्याय और अंतिम अध्याय में चलते हैं, जो है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 में हमने देखा था कि बालक न्यायालय की बात कही गई थी। ठीक है, अध्याय 5, अध्याय 5 याद रखें, इसमें धारा 25 में बात कही गई है, धारा 25 में बात कही गई है कि बालक न्यायालय का गठन किया जाएगा। बालक न्यायालय का गठन किया जाए। ठीक है, याद रखेंगे ये गठन कौन करेगा? तो याद रखें बहुत स्पेशल यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। गठन करने का काम करेगी राज्य सरकार। गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। क्लियर है? जो आपका सत्र न्यायालय चलता है जिले में, सत्र न्यायालय, उसी में ही बालक न्यायालय का गठन किया जाएगा, उसी के अंतर्गत ही या उसी के अंदर ही बालक न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसका मतलब है कोई नया बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, नए जज की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से जिले एवं सत्र न्यायालय चल रहा होता है उसी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे न्यायाधीश को एक जिम्मेदारी, एडिशनल जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आप अब से बालक न्यायालय संचालित करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? बालक न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि गठन जरूर राज्य सरकार करती है, परंतु अपनी इच्छा से यह गठन नहीं कर सकती। और यही सवाल 2021 की खुली भर्ती वाली परीक्षा में आया कि राज्य सरकार राज्यों में बालक न्यायालय का गठन करेगी तो कैसे करेगी? तो याद रखेंगे राज्य सरकार जो है आपके उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, है ना, राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर या फिर उनकी अनुशंसा पर ही बालक न्यायालय का गठन करेगी। कौन? राज्य सरकार। तो उन्होंने ही पूछा था कि राज्य सरकार इसका गठन कैसे करती है? अपनी मर्जी से या फिर किसी से सलाह लेकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर? तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के किया जाता है। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय है, आप सब जानते हैं, बिलासपुर में 19वें क्रम का ये उच्च न्यायालय है। वर्तमान में रमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश सिन्हा जो है इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये था आपका धारा 25 जो कि अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। अध्याय 5 में एक और धारा इंपॉर्टेंट है, वो है धारा 26। धारा 26 ये क्या कहता है? विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, विशेष लोक अभियोजक की
नियुक्ति। ये क्या होता है विशेष लोक अभियोजक? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने अक्सर सरकारी वकील का नाम सुना होगा। तो बालकों को केस लड़ने के लिए प्रत्येक बालक न्यायालय में एक सरकारी वकील की नियुक्ति की जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं? विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, कैसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक यानी कि बालक न्यायालय में सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति को जिसे 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हो, 7 वर्ष के वकालत का अनुभव हो। ठीक, वकालत का अनुभव हो। तो ये था पूरा आपका बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग। इसमें एक दो मिसलेनियस चीजें और है, जैसे धारा 35, धारा 36 और धारा 37। धारा 35, धारा 36 और धारा 37। ठीक, धारा 35 में बताया गया है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, मतलब कि इस अधिनियम से संबंधित कोई नियम बनाना है तो केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है नियम बनाने की। और ये कौन से धारा में प्रदान की गई है? तो धारा 35। क्लियर है। इसी प्रकार धारा 36 में बताया गया है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। अगर इस संबंध में राज्य सरकार को, जैसे कि आप जानते हैं राज्य आयोग भी होता है, तो राज्य सरकार को अगर कोई नियम बनाना है तो उसको शक्ति प्रदान की गई है धारा 37 में और 36 में। और धारा 37 याद रखें, इस अधिनियम से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति कौन से अध्याय, माफ कीजिए, कौन से धारा में दिया गया? तो धारा 37 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति और किसे प्रदान की गई है? ये तो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को। इसका मतलब है इस धारा या इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई आएगी तो उसमें कोई संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? तो केंद्र सरकार को, और ये धारा 37 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका पूरा बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग जो है वो समाप्त होता है। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगे मुझे, उसको मैंने यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया है। इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 3-4 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ में बालक आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे इसका आंसर होता है 16 जून 2010। 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ में बालक आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है। पिछली बार की खुली भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा 2021 में। क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय या फिर प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से, यानी कि पहला बोल रहा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, दूसरा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, तीसरा बोल रहा है राज्य सरकार की सहमति से, चौथा बोल रहा है केंद्र सरकार की सहमति से। तो अभी हमने पढ़ा, आप देखें, आपने देखा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें मैंने एक चीज आपको यहाँ पे नहीं बताया, जो बालक न्यायालय का गठन होगा ये प्रत्येक जिले में एक बालक न्यायालय का गठन होगा। तो इसे भी याद रखें, हर जिले में एक बालक न्यायालय का क्या होगा? गठन होगा। ठीक है, प्रत्येक जिले में, हर जिले में इसका गठन किया जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये 2021 का क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है श्रीमती तेज कुंवर नेताम जी। श्रीमती तेज कुंवर नेताम जी 2022 से या 21 से जो है इस आयोग की अध्यक्ष है, जबकि यशवंत जैन पूर्व में रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छे से, श्रीमती तेज कुंवर नेताम। ये एक और नाम आप देख पा रहे हैं प्रियांक कानूनगो का, तो याद रखेंगे प्रियांक कानूनगो जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के। ठीक है, जो राष्ट्रीय आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है अगर पूछ लेता है तो प्रियांक कानूनगो। पिछले बार के परिसीमित भर्ती में एक सवाल आया, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या क्या हैं।
तो उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग का गठन करना, तो ये तो बिल्कुल है। दूसरा देखेंगे, बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय का गठन करना, ये भी बात है। तो 2 ऑप्शन तो हमको मिल गए। तीसरा देखेंगे, बालकों से संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, तो मतलब बच्चों से संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए, तो इसको भी हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि 2 आंसर तो हमको कंफर्म पता थे। और ऑप्शन डी में हमको क्या दिख रहा है, उपरोक्त सभी। इस प्रकार से ये 4 सवाल भी हमने सॉल्व किए और ये अधिनियम जो है हमारा समाप्त होता है। और अगले अधिनियम में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और कुछ भी डाउट है या कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।